ओके क्लास, चैप्टर 4 कंटिन्यू हम कर रहे हैं बिजनेस सर्विसेज। और इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है इंश्योरेंस सर्विसेज। तो इसको पढ़ते हैं क्लास। तो ये जो टॉपिक है आपका इंश्योरेंस, आपने सुना होगा इंश्योरेंस के बारे में। ओके, बहुत तरह के इंश्योरेंसेस होते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे हमें 4 टाइप्स के इंश्योरेंस कवर करने हैं, जैसे आपका लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। ओके, तो क्लास इंश्योरेंस की बात करते हैं। तो इंश्योरेंस क्यों हम लेते हैं, राइट? तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई वी टेक द इंश्योरेंस। तो क्लास, एज यू नो, फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, फ्यूचर इज़ फुल ऑफ रिस्क। बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं फ्यूचर में। फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। ओके, और रिस्क होता है हमेशा। बिजनेस में तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो हर कोई चाहता है जो रिस्क है वो मिनिमाइज़ हो जाए। ओके, अब बहुत तरह के रिस्क होते हैं। तो ये रिस्क के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन है, कवर अगेंस्ट रिस्क, तो इसके लिए हम इंश्योरेंस ले लेते हैं। ओके, चलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इंश्योरेंस को। देखिए क्लास, मैंने पहले से ही बना रखा है, आप देखें इसको। तो जो इंश्योरेंस होता है, सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। और यहाँ पे जो दो पार्टी इन्वॉल्व हैं, द फर्स्ट वन इज़ इंश्योरर एंड द अनदर वन इज़ इंश्योर्ड। इंश्योरर आपकी इंश्योरेंस कंपनी होती है, ठीक है। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी, अभी मैं आपको कुछ नेम बताऊंगा। और जो इंश्योर्ड यानी हम, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, हमारा बिजनेस भी हो सकता है, राइट? तो दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, रिटर्न में इंश्योरेंस होता है, पेपर्स होते हैं इंश्योरेंस के। ओके, अब इसमें बेसिकली हम इंश्योरेंस को बाय करते हैं। बहुत सारी कंपनीज इंश्योरेंस की, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से हम इंश्योरेंस को बाय करते हैं। ओके, और जब हम बाय करते हैं इंश्योरेंस को, जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रीमियम पे करते हैं। हम प्रीमियम पे करेंगे किसको? इंश्योरेंस कंपनी को, जिससे हम इंश्योरेंस ले रहे हैं, जिसको हम इंश्योरर कहते हैं। तो उसको हम प्रीमियम पे करते हैं। ये आपका क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली हो सकता है, और आजकल तो मंथली भी है। ओके, फिर जो इंश्योरर है ये हमें क्या करेगा, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस। कोई भी लॉस होता है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है इंश्योरेंस का, अगर उसमें उसकी वजह से हमें कोई लॉस होता है तो बिल्कुल ये कंपनसेट करती है इंश्योरेंस कंपनीज हमें। ओके, तो इसी बात के लिए हम उसको प्रीमियम पे कर रहे हैं, हमारा जो रिस्क है वो कवर हो जाए। ऑल राइट, और चलिए इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे क्लास। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको इंश्योरेंस कंपनीज़ के नाम बता देता हूँ, आपने सुना भी होगा। जैसे LIC, हाँ जी। तो नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी जो फर्स्ट पे है, दैट इज़ LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ओके, और भी कंपनी सुनी होंगी आपने, जैसे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है आपका, इफ़को टोक्यो, यूनिवर्सल इंश्योरेंस, ICICI लॉम्बार्ड, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, एक्को जनरल इंश्योरेंस, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, बजाज अलायंस, चोला मंडलम। इस तरह की बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं, ठीक है। और ट्रिलियंस में आप मान के चलें जो इनकम ये जनरेट कर रही हैं, ठीक है। ट्रिलियंस के अंदर जो है ये ऑपरेट कर रही हैं। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं इसमें। चलिए यहाँ पे अब देख लेते हैं इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर एंड इंश्योर्ड इन विच इंश्योर अग्रीज टू मेक गुड और द लॉस ऑफ इंश्योर्ड। ये मैंने आपको बता दिया है। ओके, और यहाँ पे रेगुलर प्रीमियम पे करना पड़ता है। किसको पे करना पड़ता है यहाँ पे? जो इंश्योर्ड होता है। ओके, जो कि हम हो सकते हैं या कोई कंपनी, हमारा कोई बिजनेस हो सकता है। चलिए, तो इसमें कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व होती है? सबसे पहली पार्टी इंश्योरर। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो आप इंश्योरेंस बाय कर रहे हो तो किससे बाय करोगे? आप एक इंश्योरेंस कंपनी से बाय करोगे, जो मैंने इतनी सारी कंपनीज अभी आपको बताई, ठीक है। क्या लिखा है? इज़ द इंडिविजुअल और फर्म नोन एज इंश्योरेंस कंपनी विच अग्रीज टू कंपनसेट द लॉस ऑफ इंश्योर्ड। बिल्कुल। तो ये जो कंपनीज होती हैं, जो हमारा रिस्क है उसे कवर करती हैं, जो हमारा लॉस अगर हो जाता है तो उसको ये कवर करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस। चलिए सेकंड पार्टी की बात करते हैं।
सेकेंड पार्टी इज इंश्योर्ड. क्या लिखा है पढ़ते हैं. इज द इंडिविजुअल और फर्म हु गेट्स कंपनसेशन ऑफ लॉस इंश्योर्ड पेज रेगुलर अमाउंट ऑफ प्रीमियम. बिल्कुल. तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा जो कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली या फिर मंथली हो सकता है. ठीक है. तभी ये जो कंपनी है आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द लॉस. तो इंश्योर्ड यहाँ पे कौन है? जो यहाँ पे ये पॉलिसी ले रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो वो इंश्योर्ड होता है. ठीक है. जैसे हमारा बिजनेस है, हम अपने बिजनेस के लिए फायर इंश्योरेंस ले रहे हैं. ओके. या फिर कोई और हम इंश्योरेंस ले रहे हैं अपने लिए, हम लेट से LIC ले रहे हैं या कोई हेल्थ पॉलिसी ले रहे हैं. ठीक है. तो फिर हम यहाँ पे इंश्योर्ड हो जाएंगे. तो इंश्योरर कौन है? जिससे हम इंश्योरेंस बाय करते हैं. और इंश्योर्ड कौन है? जो वो इंश्योरेंस ले रहा है अपने लिए. ठीक है. चलिए, अब यहाँ पे क्लास इसके कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं. ओके. एज यू नो, जो इंश्योरेंस क्लेम होता है इजीली, जो इंश्योरर होता है उसको पास नहीं करता. जो इंश्योरेंस कंपनी इजीली क्लेम को, फुल क्लेम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती. तो बहुत सारी कंडीशंस इसके अंदर होती हैं. ठीक है. तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो उसको गार्ड करते हैं, और इन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही जो आपका क्लेम है वो पास किया जाता है. ठीक है. तो प्रिंसिपल्स को हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं. बाकी इसकी सेल्फ स्टडी करें आप इंश्योरेंस की. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये इंश्योरेंस. चलिए क्लास, तो कुछ प्रिंसिपल्स की हम बात कर लेते हैं. टोटल ये जो प्रिंसिपल है, 7 प्रिंसिपल्स हमें अभी देखने हैं. ओके. तो ये प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके हिसाब से ही इंश्योरेंस वर्क करता है. क्लेम रिजेक्ट होगा, पास होगा, इस पे ये प्रिंसिपल्स बेस्ड होता है ये सारी बातें. चलिए, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है आपका, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. तो इसको मैं पहले इजी वर्ड्स में आपको बताता हूँ. देखिए क्लास, क्या होता है कि जब भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, कोई भी इंश्योरेंस हो सकता है, LIC हो सकती है, राइट, आपका मरीन इंश्योरेंस हो सकता है, फायर इंश्योरेंस हो सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है, और भी बहुत तरह के इंश्योरेंस होते हैं. तो जो भी इंश्योरेंस आप ले रहे हैं, तो आपको जो इंश्योरर है, इंश्योरर यानी जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, तो उसको जो भी वाइटल फैक्ट्स हैं, जो भी बात है, क्लियरली आपको कोई भी फैक्ट, कोई भी ऐसी बात जो आपको लग रहा है कि अगर उसको आप हाइड करोगे तो बिल्कुल कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा पॉलिसी पे, तो ऐसी कोई भी बात, कोई भी फैक्ट आपको बिल्कुल भी छुपाना नहीं चाहिए. ठीक है. आपको जो भी बातें हैं वो इंश्योरेंस कंपनी को बता देनी चाहिए. ऑलराइट. अदरवाइज़ कुछ ऐसा पता लगता है, मान लीजिए आपका लॉस हो गया, कुछ पता लगता है ऐसा कुछ जो आपने कोई फैक्ट छुपा लिया था, तो बिल्कुल आपका जो क्लेम है वो जो कंपनी है वो बिल्कुल पास नहीं करेगी. ठीक है. चलिए थोड़ा सा इसको रीड करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फेथ. द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स टू ईच अदर. बोथ पार्टी शुड नॉट हाइड एनी फैक्ट रिलेटेड टू इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम ईच अदर. देखिए बहुत अच्छा इसमें लिखा हुआ है कि जो भी, अब यहाँ पे दोनों पार्टी कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहा है वो, कि जो भी हमारी दो पार्टीज हैं, इंश्योरर और इंश्योर्ड, दोनों में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है रिटर्न में, तो उसमें बिल्कुल कोई भी बात दोनों को ही नहीं छुपानी चाहिए. कोई भी चीज़ें आपको जो है कंसील उसमें नहीं करनी चाहिए. ठीक है. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यहाँ पे एक पर्सन ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और उसने ये फैक्ट हाइड कर लिया LIC कंपनी से कि वो एक हार्ट पेशेंट है, और लेटर ऑन अनफॉर्चुनेटली वो डाई कर जाता है पर्सन ड्यू टू हार्ट अटैक. और यहाँ पे अब जो उसके फैमिली मेम्बर क्लेम करेंगे, जो भी उसका सम एश्योर्ड है, राइट, जो उसको मिलना चाहिए पैसा, तो यहाँ पे उसका क्लेम बिल्कुल क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा. ऐसा क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में उस पर्सन ने क्या कर लिया, यहाँ पे उसने हाइड कर लिया कंपनी से कि वो हार्ट पेशेंट है, उसको बताना चाहिए था. ठीक है. अदरवाइज फिर LIC कंपनी क्या करती है, उसको बिल्कुल पॉलिसी नहीं देती क्योंकि वो पेशेंट है, वो मेडिकली अनफिट है. तो ऐसे सेकंड एग्जांपल भी आपको दिया हुआ है कि फैक्ट्री ऑनर ने एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है कंपनी से, और जो उसकी वायरिंग है, जो फैक्ट्री वायरिंग है, वो बिल्कुल सही नहीं है, बैड वायरिंग है, और उसको सही कराना चाहिए. ठीक है. बट उसने ये जो फैक्ट है हाइड कर लिया इंश्योरेंस कंपनी से, तो और फायर इंश्योरेंस ले लिया, और आगे जाके कुछ शॉर्ट सर्किट होने से
फायर अकर हो गई और बहुत नुकसान हो गया, राइट। तो यहाँ पे जो भी उसका क्लेम बनेगा तो कंपनी क्या नहीं करेगी, उसको पास नहीं करेगी, क्लेम उसका रिजेक्ट कर देगी, राइट। रीज़न मैंने बता दिया आपको, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है ये बिल्कुल कंपनी इसको फॉलो करती है, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। दोनों को जो भी बातें, जो भी टर्म्स कंडीशन है, डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत लॉजिकल है। इसको एक बार हम देख लेते हैं। देखिए वो कह रहा है कि जब भी आप कोई इंश्योरेंस लेते हैं, कोई LIC लेते हैं, कोई फायर इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ पॉलिसी लेते हैं, मरीन इंश्योरेंस लेते हैं, राइट, तो उसमें आपका कुछ इंटरेस्ट, उस चीज़ में कोई आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर उस चीज़ से आपको कोई लॉस हो रहा है तो उससे बिल्कुल आपकी जो लाइफ है वो अफेक्ट होनी चाहिए, आपका कुछ ना कुछ फाइनेंशियल कुछ प्रॉफिट लॉस होना चाहिए। तो ये बहुत लॉजिकल सी बात यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो अभी ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। देखिए क्या होता है कि आप ऐसा नहीं कि जिस भी चीज़ का आप क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर जो भी चीज़ का इंश्योरेंस आप ले रहे हैं वो आपसे रिलेट करनी चाहिए, ठीक है। वो जो चीज़ है उसका अगर नुकसान हो जाता है तो आपका फिर नुकसान होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात आप? इसको एग्जांपल से अभी आप समझेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा हम रीड करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर और इंश्योरेंस पॉलिसी। विदाउट इंटरेस्ट टेकिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ गैम्बल एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी एंड लॉ डज नॉट परमिट इट। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर आप LIC ले रहे हैं, कोई पर्सन LIC ले रहा है तो बिल्कुल वो LIC अपने नाम पे ले सकता है, अपनी वाइफ के नाम पे ले सकता है, बच्चों के नाम पे ले सकता है, राइट। बट किसी ऐसे आदमी के लिए LIC का प्रीमियम वो पे नहीं कर सकता जिसको वो जानता भी नहीं है, ठीक है, या उसका जो कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। बिकॉज उससे उसे क्या मतलब, अगर वो पर्सन डाई करता है तो उससे उसको क्या मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इंश्योरेंस होता है उससे हम कोई प्रॉफिट के लिए नहीं हम इंश्योरेंस लेते हैं, अपना बस रिस्क कवर करने के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस होता है, ठीक है। और एक और एग्जांपल से इसको हम समझ लेते हैं। थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बता रखा है कि आपने लेट से कोई लोन ले लिया, ठीक है, लेंडर से आपने कोई लोन लिया है और लोन तो आपने ले लिया, और बट यहाँ पे जो लेंडर है उसने फिर, अब जो आपने लोन ले रखा है उसमें आपने क्या किया है, कुछ कोलैटरल दे के आपने लोन लिया है। तो कोलैटरल में क्या कर दिया आपने, अपने फैक्ट्री प्रीमाइसेस को आपने कोलैटरल रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस पे अगर चाहे जो लेंडर है तो वहाँ पे वो चाहे तो बिल्कुल फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें इसका अब इंटरेस्ट है। इन केस फायर अगर हो जाती है फायर, तो फिर आपको यहाँ पे क्या होगा, आपकी तो चीज़ है नहीं, आपने तो उसको कोलैटरल किया हुआ है, आपने तो लोन लिया हुआ है, तो अल्टीमेटली लॉस किसको हो जाएगा, जिसने आपको पैसा दे रखा है आपके फैक्ट्री प्रीमाइसेस के कागज़ के ऊपर। तो उसका यहाँ पे फिर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्ट होता है, ओके। तो ऐसा नहीं है कि आप जो आपको प्रीमियम पे कर तो आप किसी के नाम पे भी आप इंश्योरेंस ले लोगे, ठीक है, किसी चीज़ का इंश्योरेंस, तो ऐसे नहीं कर सकते आप। तो उसमें कुछ ना कुछ आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे जो लेंडर है उसका बिल्कुल इंटरेस्ट है, अगर आग लग जाती है, ठीक है, फैक्ट्री प्रीमाइसेस में, तो किसका लॉस होगा, तो बिल्कुल लेंडर का लॉस हो जाएगा, ओके। क्योंकि इनकेस यहाँ पे जो आपने पैसा लिया हुआ है अगर आप नहीं वो लौटाते हो, ठीक है, तो वो तो सीज़ कर लेगा आपको जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस है, बट वहाँ पे फायर अगर हो गई तो कैसे होगा फिर, तो उसको तो बहुत लॉस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कर सकता, वो चाहे तो ले सकता है, ठीक है। आप भी यहाँ पे फाइनेंशियल पॉलिसी ले सकते हो, इसको आप पढ़ें ध्यान से। ऑलराइट क्लास, चलिए थर्ड प्रिंसिपल की बात करते हैं, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि जो इंश्योरेंस जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये जो आप पॉलिसी लेते हैं, इससे आप प्रॉफिट नहीं बना सकते, समझ रहे हैं आप। ये बस किस लिए आप लेते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस होता है, जो भी आपका लॉस हो सकता है उसके लिए आप इसको लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इंश्योरर के साथ, इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और इसीलिए फिर आप प्रीमियम पे करते हैं, राइट। चलिए इसको हम एग्जांपल से एक बार देख लेते हैं।
A person insured his factory for 2 lakh against fire. Due to fire, he suffered a loss of 1 lakh. Then the insurance company will compensate him 1 lakh only, not 2 lakh. That means कि 2 lakh का आपने एक इंश्योरेंस लिया, दैट इज़ फायर इंश्योरेंस, और फिर आपको ड्यू टू फायर लॉस हो गया 1 lakh का. तो अब ऐसा नहीं है जो कंपनी आपको 2 lakh दे देगी, नहीं, कंपनी आपको 1 lakh ही पे करेगी आपके क्लेम के. अदरवाइज ऐसे पता है आपको पूरा क्लेम पास नहीं होता कई बार, ठीक है, 70-80% तक ही मैक्सिमम क्लेम पास हो पाता है. बट यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखे हैं, जो इंश्योरेंस है जो आपने पॉलिसी ले ली उससे प्रॉफिट नहीं बना सकते आप. जितना लॉस है उतना लॉस ही कवर करेगी, उतना क्लेम कर सकते हैं आप इंश्योरेंस कंपनी से. अब 2 लाख की पॉलिसी है और नुकसान आपका 1 लाख का, और 2 लाख नहीं कर सकते आप, 1 लाख ही करेंगे. ठीक है, क्या लिखा है? बिकॉज द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस इज टू कंपनसेट फॉर लॉस एंड नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट. और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, जो लास्ट की 2 लाइन लिखी हुई है, और लाइफ इंश्योरेंस में कभी भी प्रिंसिपल इंडेमनिटी प्रिंसिपल वहाँ पे जो है एप्लीकेबल नहीं होता. बाकी सब में होता है, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस में भी हो सकता है, बिल्कुल आपका मरीन इंश्योरेंस में हो सकता है, फायर इंश्योरेंस में हो सकता है, बट जो आपका लाइफ इंश्योरेंस है उसमें प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी फॉलो नहीं होता. रीज़न क्या है? जब पर्सन की जान चलेगी तो जान तो वापस नहीं ला सकते हम. देखिए क्या लिखा है, द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस इज टू ब्रिंग बैक द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन एज ही वाज बिफोर द लॉस. जो पर्पस होता है इसका, कि जो लॉस से पहले जो सिचुएशन थी एज इट इज़ सिचुएशन को ब्रिंग बैक करना होता है इंश्योरेंस कंपनी को. ओके, तो लाइफ के केस में ऐसा नहीं हो सकता. LIC आप लेते हैं, अपनी लाइफ को आप प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो नहीं कर सकते. ठीक है, जान चलेगी तो वो वापस नहीं आ सकती, बाकी सब चीज़ें आ सकती हैं. चलिए, तो इसको आप रीड करना. 4th प्रिंसिपल की बात कर, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन. तो कुछ कंट्रीब्यूट करने की यहाँ पे बात कह रहा है. देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में आपको जो है सिंपल इसका मीनिंग बताता हूँ कि क्या होता है. कई बार हम एक ही सब्जेक्ट मैटर पे एक से ज़्यादा कंपनी से पॉलिसी ले लेते हैं. सबसे पहली बात तो हमें इसमें डिस्क्लोज़ करना चाहिए. LIC आप चाहें तो 2-3 कंपनी से ले सकते हैं, 4-5 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसी फायर इंश्योरेंस आप मोर देन 1 कंपनी से ले सकते हैं, हेल्थ पॉलिसी मोर देन 1 कंपनी से ले सकते हैं. बट आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है. किसको इन्फॉर्म करना पड़ता है? जो भी कंपनी से आप, जो आपका इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, उन सबको बताना पड़ेगा कि मैंने इस सेम सब्जेक्ट मैटर पे इन कंपनियों से मैंने इतने इतने का इंश्योरेंस ले रखा है. ओके, क्योंकि फिर आपस में क्या होगा कि जब कोई लॉस होगा तो आप ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी से पूरा क्लेम करोगे, नहीं, कंपनियां मिलके आपका जो क्लेम है, जो लॉस है, उसको कंपनसेट करेगी. चलिए क्लासेस को हम एग्ज़ाम्पल समझते हैं. देखिए यहाँ पे बता रखा है कि हमने अपना हाउस इंश्योर्ड कराया है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने फायर पॉलिसी ले रखी है, बट हमने 2 इंश्योरेंस कंपनी से फायर पॉलिसी यहाँ पे ली है. फर्स्ट कंपनी से हमने ली है 1 लाख की पॉलिसी ली है, और सेकंड से हमने 50,000 की पॉलिसी ली है. और हमारा लॉस हो गया 75,000 का ड्यू टू फायर. तो ऐसा नहीं कि जो 75,000 है हम जो आपकी कंपनी A है इससे क्लेम करेंगे या फिर B से क्लेम करेंगे पूरा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. अब दोनों को अलग अलग आप जो आपका सम है, जो आपका सम एश्योर्ड है, जितने के लिए आपने पॉलिसी, उसके हिसाब से प्रीमियम पे कर रहे होगे आप. ठीक है, तो कंपनी थोड़ी ना आपका पूरा ये जो लॉस है 75,000 का, अकेली कंपनी इसको कवर नहीं करेगी, इसके लिए क्लेम आपका पास नहीं करेगी. तो देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा. तो दोनों कंपनी मिल के आपको क्या करेगी, आपका जो लॉस है उसे कंपनसेट करेगी. तो देखिए फॉर्मूला देख सकते हैं आप. पहली कंपनी से आपने 1 लाख का ले रखा है इंश्योरेंस, सेकंड से 50 का ले लिया हुआ है, तो 50 वाले का प्रीमियम कम होगा, 1 लाख वाले का उससे ज़्यादा होगा. चलिए इसको देख लेते हैं. तो कंपनसेशन A कितना देगी, तो सम एश्योर्ड विद अ पर्टिकुलर. तो यहाँ पे 1 लाख का सम एश्योर्ड है आपका, 1 लाख तक का नुकसान होता है ड्यू टू फायर, तो वो बिल्कुल उसको पे करेगी. बट इतना नुकसान तो हुआ नहीं, यहाँ पे नुकसान हुआ है आपका 75,000. बट आपने सेम सब्जेक्ट मैटर पे ये 2 कंपनी से पॉलिसी ले रखी है. तो टोटल जो बनता है, टोटल जो आपका सम एश्योर्ड हुआ दोनों कंपनी को मिला के, दैट इज़ 1,50,000. बिकॉज 1 लाख आपने लिया हुआ है A से और 50 ले रखा है B से.
और 75,000 आपका अभी एक्चुअल लॉस है आपका। तो सॉल्व करके वी विल कम टू नो कि 50,000 विल कंट्रीब्यूटेड बाय कंपनी ए। तो फर्स्ट कंपनी कितना कंट्रीब्यूट करेगी हमारे लॉस में? 50,000 ओनली। कंपनी बी के केस में फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पे दे सकते हैं सम अश्योर्ड विद अ पर्टिकुलर इंश्योरेंस एंड एक्चुअल लॉस 75। यहाँ से कितना हमने कितने की पॉलिसी ली? 50,000 की ली हुई है। दोनों को ऐड करके 1,50,000 आता है। सो कंपनी बी विल कंट्रीब्यूट ओनली 25,000 नॉट 75,000। देख सकते हैं इस तरह से हमारा लॉस पूरा हो जाएगा। ऐसे भी देख पा रहे हैं आप, 1,00,000 की पॉलिसी है, हाफ हो गया, 50 की पॉलिसी उसका हाफ हो गया, ऐसे भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे आप इसको देख पा रहे हैं और इसको आप रीड करेंगे और लास्ट में लाइन दी हुई है, दिस प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन लाइफ इंश्योरेंस। बिल्कुल, तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में जैसे प्रिंसिपल इंडेमनिटी था, ऐसे प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि लाइफ में किसी की लाइफ जाने से कितना लॉस होगा ये बिल्कुल पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। तो वहाँ पे ये प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं होता प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी की तरह। चलिए क्लास आगे बढ़ते हैं, इसको रीड करें आप। प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, हाँ जी, अभी इसका मीनिंग क्या होगा इसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन में इजी वर्डिंग में आपको बताऊं तो क्या होता है कि जब भी कोई पॉलिसी लेते हैं और आपका कुछ नुकसान हो जाता है, उसके बाद कुछ भी रेजिड्यू बच रहा है तो उस पर जो ऑनरशिप होती है वो कंपनी की होती है। ठीक है, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ क्लास, देखिए। क्लास लेट्स से आपके पास एक फायर इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है, ठीक है, और 10 लाख रुपए का आपने इसका ये सम एश्योर्ड है 10 लाख, यानी 10 लाख तक का कुछ नुकसान होगा तो कंपनी आपको बिल्कुल कंपनसेट करेगी अगेंस्ट योर लॉस। अभी आपका जो ड्यू टू फायर जो लॉस हुआ वो कितना हुआ? लेट्स से वो आपका हुआ 2 लाख का। गुड्स आपके फायर्ड हो गए, ठीक है, गुड्स आपके फायर्ड हो कितने? 2 लाख के। और बिल्कुल जेन्युइन रीज़न था आपका, तो कंपनी ने, फायर इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कर दिया, आपको बिल्कुल ये जो 2 लाख का आपको लॉस हुआ था ड्यू टू फायर, इसको उसने कंपनसेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, जो ये 2 लाख के गुड्स आपके फायर्ड हुए होंगे, अब ऐसा तो नहीं है सारे गुड्स फायर्ड हो गए होंगे, या कुछ इसमें से ऐसा कुछ गुड्स बचे होंगे जो बिल्कुल जिसको हम स्क्रैप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी रेजिड्यू बच गया है, जो आपका लॉस तो पूरा कवर कर दिया कंपनी ने, तो जो भी उसका रेजिड्यू बच गया है उस पर जो ऑनरशिप है वो किसकी है? अब उस पर ऑनरशिप जो है वो अब इंश्योरेंस कंपनी की। अब ध्यान रखना, अगर उसको आप स्क्रैप करते हो तो वो पैसा आप नहीं रख सकते, उसको पैसे को आपको देना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, या इंश्योरेंस कंपनी खुद उसको स्क्रैप करेगी। उसमें से कुछ अगर उसको बेनिफिट हो सकता है तो बिल्कुल वो उसको यूज़ कर सकती है। तो ये बस इतना ही आपको बता रहा है, बहुत लॉजिकल है, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप। इफ़ अ पर्सन हैज़ टेकन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैक्ट्री और ड्यू टू फायर ही सफर्ड लॉस ऑफ 1 लाख एंड ही गेट्स द कंपनसेशन फॉर द सेम। Later on, half-burned goods were sold for 10,000. Then these 10,000 will be kept by insurance company. जो सेम मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहाँ पे अमाउंट अलग था थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे जो उसको लॉस हुआ है 1 लाख का वो पूरा कर दिया कंपनी ने, और जो कुछ हाफ बर्न गुड्स थे उसको सेल करके 10,000 आ रहे हैं, तो वो कौन लेगा वो पैसे? इंश्योरेंस कंपनी वो लेगी पैसे, ठीक, क्योंकि उसको फुल कंपनसेशन मिल चुका है जो आपका इंश्योर्ड है यहाँ पे। चलिए इसको आप पढ़ लेना। सिक्स्थ बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। ठीक है, काफ़ी वर्ड्स हमने बोरो कर रखे हैं, एज यू नो, फ्रेंच, लैटिन अलग हमने काफ़ी वर्ड्स हमने बोरो कर रखे हैं, राइट। चलिए, तो इसमें
इसको हम एक बार देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। तो यहाँ पे इसका मीनिंग सिंपल हम अगर देखें तो उसका मीनिंग ये है कि जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है, आपने जो भी पॉलिसी ली है, आपने फायर पॉलिसी ली है, हेल्थ पॉलिसी ली है, मरीन इंश्योरेंस ले रखा है, जो भी इंश्योरेंस आपने ले रखा है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो लॉस का जो रीज़न है, तो वो जो सब्जेक्ट मैटर है वही होना चाहिए। यानी जिस जिस रिस्क को कवर करने के लिए, जिस चीज़ के लिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उसकी वजह से अगर लॉस है तो बिल्कुल कंपनी क्लेम एक्सेप्ट करेगी, उसको पास करेगी। बट अदर देन दैट, अगर किसी और रीज़न से आपको लॉस हो रहा है तो कंपनी आपका क्लेम क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। ओके, इसमें एग्जाम्पल इसको देखते हैं आप। देखिए, यह एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि आपने एक मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, और मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है कि आपको पता है जो सी पेरिल्स होते हैं, ठीक है, जो वॉयज होता है, तो शिप से आपका बिल्कुल आपका सामान जाता है, ठीक है, थ्रू वॉयज, और जो सी पेरिल से हमें बहुत खतरा होता है। तो यहाँ पे हमने मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। अब यहाँ पे वीट बैग्स हैं शिप में जो आपको बिल्कुल सेंड कर रहे हो आप। अब वहाँ पे क्या हो, जो वीट बैग्स हैं वो स्पॉइल हो गए हैं। अब रीज़न क्या है स्पॉइल होने का, कोई सी पेरिल्स नहीं है, वो रैट ने इसको स्पॉइल कर दिया है, ठीक है, तो कुछ और रीज़न है। तो सी पेरिल उसका रीज़न नहीं है, कोई तूफान नहीं आया, समुद्री कोई तूफान नहीं, कुछ नहीं, तो कुछ और ही रीज़न है उसका, देखो आप रैट ने उसको स्पॉइल कर दिया। तो क्या कंपनी अब क्लेम एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी। ओके, देखिए क्या लिखा है ऑन द, इसमें लिखा है, इफ़ द रैट मेक्स अ होल इन द शिप थ्रू विच वाटर एंटर्स एंड स्पॉइल्स द व्हीट बैग्स, देन कंपनसेशन विल बी गिवन बिकॉज द लॉस ऑफ व्हीट इज़ ड्यू टू सी वाटर। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आपके जो रैट्स हैं उसने डायरेक्टली व्हीट बैग्स को क्या कर दिया, उसको स्पॉइल कर दिया है। नो कंपनसेशन विल बी गिवन बिकॉज अंडर मरीन इंश्योरेंस द कॉज ऑफ लॉस शुड बी सी पेरिल्स एंड नॉट द रैट। आगे ये कह रहे हैं कि अगर रैट्स मान लो होल कर देते शिप में और उससे फिर जो वाटर एंटर कर जाता, तो फिर पानी से नुकसान होता हमारे व्हीट बैग का, तो फिर कंपनसेशन करना पड़ता कंपनी को। तो ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ओके, जो रीज़न ऑफ लॉस है वो आपका सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, अदरवाइज़ कंपनी आपका जो लॉस है उसको क्या नहीं करेगी, क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करेगी। लास्ट पॉइंट बात करते हैं, क्लास बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना आपको ब्रीफ में बता पाऊँ, ठीक है, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, सिंपल वे में इसको जानते हैं। देखिए क्या होता है कि जो आपका इंश्योर्ड होता है, अगर उसका कोई लॉस हो रहा है तो उसको बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए वो लॉस को मिनिमाइज़ करने की, उसको मिटिगेट करना चाहिए। ऐसा नहीं वो खड़ा हुआ है और पता चले उसकी फायर ब्रोक हो गई है, ठीक है, फायर अकर हो गई है और उसकी फैक्ट्री में, और वो कुछ भी हाथ पैर नहीं मार रहा, बिल्कुल उसको कोई हेल्प नहीं कर रहा, ठीक है, कि फायर को जो एक्सटिंग्विश करने में बिल्कुल हेल्प नहीं कर, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि जो पर्सन है वो केयरलेस नहीं होना चाहिए, जो इंश्योर्ड है उसको बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए जो भी उसका लॉस है उसको मिनिमाइज़ करने की, जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं उसको लेने चाहिए। चलिए इसको रीड करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा था, इंश्योर्ड शुड नॉट बिकम केयरलेस ऑफ हिज प्रॉपर्टी आफ्टर टेकिंग इंश्योरेंस। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड टू मेक अ रीजनेबल एफर्ट एंड टेक ऑल द अवेलेबल प्रिकॉशंस टू सेव द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, एग्जाम्पल समझते हैं इसको, ठीक है, फायर ब्रेक्स आउट एंड ही शुड टेक ऑल द मेजर टू स्टॉप द फायर। फायर ब्रेक हो गई है और उसकी फैक्ट्री में फायर ब्रेक कर गई, तो उसे पूरी कोशिश करनी चाहिए फायर को जो है स्टॉप करने में, मिनिमाइज़ करने में, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करता, खाली वो देख रहा है खड़े होके, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं हो सकता है खुद उसने ये खुद काम किया हो प्रॉफिट कुछ मेक करने के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। तो बिल्कुल इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे टीडियस जॉब होती है, आपको पता होगा, इतनी जल्दी से इंश्योरेंस पास नहीं होता, क्लेम पास नहीं होता, इतने सारे रूल्स रेगुलेशन इसके अंदर फॉलो करने पड़ते हैं। क्लास पूरा हो चुका है। अभी इंश्योरेंस तो थोड़ा सा टाइप ऑफ इंश्योरेंस अभी हमें स्टडी करने आगे, अब ज़्यादा बचा नहीं है चैप्टर,
और बाकी ये प्रिंसिपल इंश्योरेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से इसको आप सेल्फ स्टडी करें विद एग्जांपल्स। ऑलराइट क्लास, थैंक्स।